जय जिनेंद्र। आज हम NCERT 11 DPI द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक 2022-23 यूनिट 9 के पार्ट 2 को सॉल्व करेंगे। चूँकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पुरानी प्रश्न बैंक में से हैं तो वे क्वेश्चन हम रिपीट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और दीर्घोत्तरी में 1, 2, 7 एंड 9 ये क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे। बाकी क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी होगी। पुरानी क्वेश्चन बैंक का वीडियो होगा, उसमें से आप बाकी के क्वेश्चन लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप पिछले वीडियो में देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से इस वीडियो में है। पहला क्वेश्चन है, नवीकरण और गैर नवीकरण संसाधनों में अंतर बताइए। नवीकरण मतलब जिनका हम फिर से प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा है, कितनी बार उपयोग कर लो ये नष्ट नहीं होगी, तो नवीकरण संसाधन इनका उपयोग कई बार किया जा सकता है। गैर नवीकरण संसाधन जिनका केवल एक बार प्रयोग किया जा सकता है, जैसे आपने कोयले का प्रयोग किया तो वो राख बन गई, अब फिर से प्रयोग नहीं होगा। मनरेगा के मुख्य बिंदु। मनरेगा सरकार का एक रोजगार कार्यक्रम है। इसमें एक परिवार में एक वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है। और ये रोजगार किससे दिया जाएगा? परिवार के वयस्क सदस्य को जो अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हो। सरकार के कोई 2 रोजगार सृजन कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। ये आपको मनरेगा कानून के मुख्य बिंदु बताइए। ये हमारा हो चुका है। सरकार ने कोई 2 रोजगार सृजन कार्यक्रमों का वर्णन, तो पहला तो मनरेगा ही रोजगार सृजन कार्यक्रम है और दूसरा कार्यक्रम है ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इसमें गांव में निवास कर रहे जो युवक होते हैं, जो बेरोजगार हैं, उन्हें रियायती दर पर बिजनेस लोन प्रदान किया जाता है, जिससे कि वे अपने स्वरोजगार को प्रारंभ कर सकें। गन्ने का जूस निकाल रहे श्रमिक किस बेरोजगारी में आता है? तो जो गन्ने का जूस निकालते हैं श्रमिक, उन श्रमिकों को वर्ष के कुछ दिन तो रोज़गार मिलता है। जब गर्मियों का मौसम होता है, गन्ने के जूस की बिक्री होती है, तब तो उन्हें रोज़गार मिलता है, और जब बिक्री नहीं होती तो उन्हें रोज़गार नहीं मिलता। तो वो मौसमी बेरोज़गार होते हैं, मतलब गर्मियों में रोज़गार और बाकी मौसम में बेरोज़गार रहते हैं। तो गन्ने के जूस निकालने वाले श्रमिक किस बेरोज़गार में आएंगे? ये मौसमी बेरोज़गार के अंतर्गत आएंगे। धारणीय विकास की रणनीति बताइए। धारणीय विकास मतलब जैसे मान लीजिए कि एक जगह है और वहाँ पर जंगल लगा हुआ है। अब हमने जंगल को हटाकर एक उद्योग की वहाँ पर स्थापना कर दी। अब हमने यहाँ से जितने पेड़ों को हटाया उतने पेड़ हम किसी नई जगह उगा दें, तो ये क्या हो जाएगा? धारणीय विकास। धारणीय विकास का अर्थ होता है पर्यावरण के संरक्षण करते हुए विकास करना। इसके लिए क्या क्या हम कर सकते हैं? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का प्रयोग कर सकते हैं। गैर परंपरागत स्रोत मतलब जिनका बार बार प्रयोग किया जा सकता है, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनके प्रयोग से पर्यावरण का संरक्षण होता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में हम गोबर गैस का प्रयोग करें तो पर्यावरण में किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होगा, और लकड़ी और ईंधन के प्रयोग से पर्यावरण प्रदूषित होता है। शहरी क्षेत्र में हम CNG का प्रयोग अपने वाहनों में कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण कम होगा। वायु शक्ति जो है पवन ऊर्जा होती है, इससे क्या होता है? पवन चक्की चलती है और हमें बिजली प्राप्त होती है, और इससे पर्यावरण को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होता। इसके अलावा जो क्वेश्चन है ये आपको पिछले साल वाला वीडियो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उसमें आंसर मिलेंगे। जो उसमें नहीं है वो क्वेश्चन इसमें बता दिए जा रहे हैं। बेरोज़गारी की समस्या को हल करने के उपाय। पहला है जनसंख्या नियंत्रण। यदि जनसंख्या कम होगी तो जो सरकार है उसके लिए संभव होगा कि देश में जो जनता है उसको वो रोज़गार उपलब्ध करा पाएगी और बेरोज़गारी दूर होगी। दूसरा है लघु और कुटीर उद्योगों का विकास। यदि देश के अंदर छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योगों का विकास होगा तो इनके अंदर बहुत सारे लोगों को रोज़गार की
प्राप्ति हो जाएगी और बेरोज़गारी दूर हो जाएगी। व्यावसायिक शिक्षा, हमारे यहाँ शिक्षा ऐसी है कि बच्चे पढ़ने के बाद किसी रोज़गार को प्रारंभ नहीं कर पाते, तो बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार किसी व्यवसाय की शिक्षा दी जाएगी, जिससे यदि उन्हें नौकरी ना मिले तो वो स्वरोज़गार को शुरू कर सकें। विनियोग में वृद्धि, यदि सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विनियोग करेगी, यानी बड़े पैमाने में सरकारी उद्योगों की स्थापना करेगी, तो उसमें कई लोगों को रोज़गार प्राप्त हो सकेगा और उससे बेरोज़गारी दूर हो पाएगी। इसके बाद ये क्वेश्चन पुराने वीडियो में मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अनौपचारिक और औपचारिक श्रम बल की विवेचना कीजिए। औपचारिक जो श्रम बल होता है, इसको संगठित श्रम बल भी बोलते हैं। इसमें यदि ये सरकारी क्षेत्र में है तो इसमें 10 से ज़्यादा व्यक्ति काम करना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठान औपचारिक क्षेत्र में आते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र के ऐसे प्रतिष्ठान, ऐसे उद्योग जिनमें 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हों, वो औपचारिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। और बाकी सारे श्रमिक किसमें आते हैं? अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं। जैसे किसान हैं, कृषि श्रमिक, छोटे मोटे काम, झाड़ू पोंछा करने वाले लोग, वेतनभोगी लोग, ये अनौपचारिक श्रमिक में आते हैं। अब इनमें अंतर क्या होता है? औपचारिक जो श्रमिक होते हैं उनकी आय नियमित होती है, सरकारी क्षेत्र में नियमित रूप से सैलरी मिलती है, सरकार संरक्षण प्रदान करती है। जबकि जो अनौपचारिक क्षेत्र होते हैं वहाँ आय निश्चित नहीं होती और सरकार का कोई संरक्षण भी प्राप्त नहीं होता है। औपचारिक क्षेत्र के श्रमिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा मिलती है। सामाजिक सुरक्षा मतलब वो रिटायर हो जाएं या उनकी दुर्घटना किसी प्रकार से उनकी क्षति हो जाए, जैसे काम करते हुए अंगभंग हो जाए, वो अपंग हो जाएं, तो सरकार उन्हें पेंशन आदि सुविधाएं प्रदान करती है। परंतु अनौपचारिक क्षेत्र में इस प्रकार की सुविधा प्राप्त नहीं होती है। बाकी क्वेश्चन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पुराने साल का वीडियो मिलेगा, उसमें से आप लिख सकते हैं।